ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी के आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जल परिवहन। जैसा कि तुम सबको पता है कि जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन, परिवहन संचार एवं व्यापार के चैप्टर में 7 नंबर चैप्टर में ज्योग्राफी का हम लोग ये पढ़ रहे थे, जिसमें से स्थल परिवहन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें पढ़ेंगे हम लोग जल परिवहन। कहता है कि नदियों, झीलों, नहरों एवं समुद्र के जलमार्ग के प्रयोग द्वारा किए जाने वाले परिवहन को जल परिवहन कहते हैं। माने जल हमारा मुख्य तौर पे कहाँ पाया जाएगा? नदी में पाया जाता है, झील में पाया जाता है, नहर में पाया जाता है और समुद्र में पाया जाता है। और उसमें जहाज़ वगैरह डाल के, नाव डालकर एक जगह से दूसरे जगह जब आदमी लेकर कोई भी सामान जाता है, व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी चीज़ को, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? जल परिवहन। परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सबसे सस्ता लिखेंगे, यहाँ सस्ता हो गया है, सस्ता तथा सुलभ साधन है। तीनों परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन की बात करें तो तीनों में सबसे सस्ता परिवहन किसको बोलेंगे हम लोग? जल परिवहन को बोलेंगे। तो जल परिवहन के लाभ एवं हानियाँ। जल परिवहन से एक प्रकार से लाभ है तो हानि भी है बच्चों। लाभ क्या है? परीक्षा में पूछ देता है कि जल परिवहन के 2 लाभों को लिखें, तो लिखेंगे जल परिवहन सस्ता साधन है क्योंकि इसके लिए मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर ने स्वयं ही समझ लो कि इतना सारा भारत की, क्या अगर विश्व की बात करेंगे तो 2/3 हिस्सा क्या है? जल है। पूरे पृथ्वी का 71% हिस्सा जल ही जल है, मात्र 29% में भूमि है और उस भूमि में भी पर्वत है, पठार है, मैदान है। तो जल सबसे अधिक है, इसीलिए इसके लिए अलग से परिवहन बनाने की, माने रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, किसी भी दिशा में परिवहन किया जा सकता है, उसमें जिस दिशा में चाहो जल में परिवहन कर सकते हो, वहाँ ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा नहीं रहती है, ऊर्जा कम लगती है और लंबी दूरी के लिए अधिक मात्रा में सामान ले जाने में सहायक होती है। यही वजह है कि अगर जल परिवहन से एक देश से दूसरे देश में सामान भेजा जाता है तो एक जहाज़ पे सामान लादने में 2 माह 4 माह लग जाता है समय, फिर उसको लेकर जाने में 2-4 माह लगता है, और फिर आने में 2-4 माह लग जाता है। और इस परिवहन से संबंधित लोग जो नौकरी करते हैं वे कहलाते हैं मर्चेंट नेवी वाले। मर्चेंट माने व्यापारी होता है, तो मर्चेंट नेवी में जो नौकरी करता है वो समझ लो कि इसी में वर्क करते हैं वे लोग। और पाँचों हो गया कि ट्रैफिक की समस्या इसमें नहीं होती है, ये उससे लाभ था। हानि क्या है बच्चे? तो हानि में पहले नंबर पढ़ेंगे कि जल परिवहन में अधिक समय लगता है। जैसे उसमें हम चाहें कि अचानक से स्पीड पकड़ लें तो ऐसा नहीं होता है, धीरे 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 स्पीड पकड़ता है, तब पकड़ता है और समय इसमें ज़्यादा लगता है। दूसरा है कि पर्याप्त जल होने पर उपयोगी या मौसमी होता है। माने समझ लो कि पर्याप्त जल जो होता है वह कभी कभी मौसम के आधार पे, माने बारिश आ जाएगा तब पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और गर्मी के दिनों में कई जगह पानी की मात्रा कम मिलती है। तीसरा कि गहरे समुद्र में आपदा के समय जहाज़ को बचाना मुश्किल हो जाता है। मान लो कि जहाज़ अगर समुद्र में चली गई है और उस समय सुनामी आ गया तो उस समय चाह कर भी उसको हम बचा नहीं सकते हैं बच्चे, सुनामी उसको अपने आगोश में ले लेती है। तो इस तरीके से अगर जल परिवहन का लाभ है तो उससे हानि भी है। अब अगला टॉपिक कहेगा कि जल परिवहन को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला महासागरीय जलमार्ग और दूसरा आंतरिक जलमार्ग। जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं बच्चे तो महासागर की बात करेंगे तो 5 महासागर मैंने बताया था। हिंदुस्तान के दक्षिण में जो महासागर उसे कौन सा महासागर कहते हैं? हिंद महासागर। हिंद से सटे हुए महासागर को क्या कहेंगे? हिंद महासागर। यही अगर समझो कि पूरब दिशा की तरफ चले जाएंगे, जापान की तरफ जो पानी एकदम दिखाई देता है, जापान वगैरह हो गया, उसको अमेरिका के बीच में, वो पानी को कौन सा महासागर बोलेंगे? प्रशांत महासागर। उसी पर उत्तरी अमेरिका और यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो महासागर है उसे हम क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर। और उत्तर में जो समझ लो उत्तरी ध्रुव की तरफ जो महासागर है उसे आर्कटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो महासागर उसे अंटार्कटिक महासागर। इस प्रकार 5 महासागर का जल मार्ग अलग है। और दूसरा विभक्ति है आंतरिक जल मार्ग। प्रत्येक देश के अंदर जो जल मार्ग है या महासागरों को छोड़कर जो अंदर ही अंदर जो मार्ग है जल का, उसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक जल मार्ग।
महासागरीय जल मार्ग में अब तुम्हें बता दूं मैं यहाँ पर कि महासागरीय जल मार्ग ऐसे जल मार्ग होते हैं जो महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, या दाहिने तरफ अगर समझो कि यूरोप पड़ता है तो बाएं तरफ अमेरिका पड़ता है बच्चे, दोनों को जोड़ दिया। विशेषताएं क्या है इसमें, तो ये महाद्वीपों को जोड़ते हैं। दूसरा, परिवहन का सस्ता साधन होता है। सब में जो भी परिवहन होगा, जल परिवहन में जिसको भी बोला जाएगा, सब ये सब क्या होंगे, सस्ते होते हैं। तीसरा, रख रखाव का खर्च इसमें नहीं आता है। चौथा, कि वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर का प्रयोग किया जाता है। और अगला है कि आधुनिक सुविधाओं से ये लैस होते हैं। कंटेनर क्या है, मैं बताया था कि यदि तुम हाईवे पे जाते हो तो देखना कि डब्बे की तरह का बना होता है। उसी बड़े बड़े डब्बे को ट्रक के पीछे तुम देखना कि लाद दिया जाता है, और उसी कंटेनर में, डब्बे में मारुति कार तुम्हें दिखाई देगी, नहीं तो मोटरसाइकिल दिखाई देती है, नहीं तो साइकिल दिखाई देती है, उसको कंटेनर बोलते हैं। तो कंटेनर में सामान को रख के उसको जहाज़ पे लाद दिया जाता है, तब एक जगह से दूसरी जगह लेकर आसानी से जाया जा सकता है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है कि विश्व के महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक विश्व में ये मार्ग जाता है, तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इसे याद रखेंगे। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप को उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ती है। याद रखेंगे, विश्व की मानचित्र की हम बात करते हैं अगर, तो पश्चिम का हिस्सा जो है यूरोप है, और पूरब का हिस्सा क्या है, अमेरिका है। ये देख सकते हो तुम लोग, यह यूरोप है और इधर मिलेगा क्या हमारा, ये अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस दोनों, इसको और इसको दोनों के बीच में जो मार्ग होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। विश्व के कुल विदेशी व्यापार के लगभग 25% इसी मार्ग द्वारा परिवहन होता है, जिस कारण इसे विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। विश्व का सबसे अधिक समझ लो कि व्यापार किस मार्ग से होता है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। ये अमेरिका को ले जाकर, संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से ये जोड़ देता है, और यह व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग है। और 25% पूरे विश्व की सभी देश जितना व्यापार करते हैं जल मार्ग से, उसमें 25% जल मार्ग से व्यापार हो जाता है सिर्फ किस मार्ग में, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में। और इस तरीके से इसे बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के बृहद समुद्री पतनों में से 30 इसी मार्ग पर है। माने जो भी बड़े बड़े जो समुद्री इसमें से पतन है, पतन माने क्या समझेंगे, बंदरगाह, तो जो बड़े बड़े विश्व के बंदरगाह उसमें से 30 इसी मार्ग पर स्थित है बच्चे। अब इसमें कहा था उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। अभी तक हम लोग पढ़े थे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। ये वैंकूवर प्लस योकोहामा माने जापान में है। ये याद रखेंगे, प्रशांत समुद्री मार्ग यह जापान से सटे हुए और अमेरिका के बीच में ये पाया जाएगा। तो इसमें कहता है यह जल मार्ग उत्तरी अमेरिका के बंदरगाहों जैसे वैंकूवर कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को को सुदूर पूर्व के पत्तनों जैसे योकोहामा, ये कहाँ पे है, जापान में है। याको करके जो आएगा वो सब किस में आएगा, जापान में है। कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर से जोड़ता है। इस तरीके से उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग यह समझो कि पूर्वी हिस्से को जोड़ेगा, और यहाँ पे अगर कहा जाए कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो ये किसको जोड़ेगा, पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा बच्चों। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। अभी तक हम लोग यहाँ से उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पढ़े थे। अभी मानचित्र के थ्रू भी मैं तुम्हें इसे बताने वाला हूँ, दिमाग में मात्र इसको रखे रहो तुम लोग। तो कहता है इसमें से कि दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग क्या है। तो इस मार्ग के बारे में जानेंगे कि इसका भी रख रखाव का खर्च नहीं आता, वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर का प्रयोग करते हैं, और आधुनिक सुविधाओं से लैस होता है। ये एक ही चीज़ डबल हो गया है बच्चे। मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें कि दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग में क्या आते हैं, तो इसको देखेंगे। इस जल मार्ग द्वारा न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा उत्तरी अमेरिका तथा पनामा नहर होकर पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच व्यापार होता है। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग में याद रखेंगे न्यूजीलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया होगा, उत्तरी अमेरिका तथा पनामा नहर से होकर पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच जो व्यापार होता है। अच्छा, इस मार्ग का प्रधान केंद्र होनोलुलु हवाई द्वीप है। याद रखेंगे कौन सा, माने पूछता है कि दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग का प्रधान केंद्र कौन सा है, होनोलुलु। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम विश्व के मानचित्र को समझेंगे बच्चों, और विश्व के मानचित्र को समझे बगैर हम इसको नहीं जान सकते हैं। तो विश्व के मानचित्र को समझने के लिए सबसे आसान मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ये पहले के ये रोमन साम्राज्य मैंने बताया है बच्चे। इसको हम लोग हटाते हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में, देख लो। यहाँ अगर बात करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे ये एक छोटा सा ये देश है भारत, और इसी के हिस्से में इधर ये आ जाता है बच्चे। ये एशिया का फिगर मैं बना रहा हूँ, और एशिया के बाद ये आ जाएंगे, ये देख लो, और इसी में एशिया के बाद ये क्या हो गया, यूरोप हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसे ऐसे बांट दिया। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, एशिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोप। और इसी के पास में यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारा, देख लो, ये आएगा उत्तरी अमेरिका, और यहीं पे ये आ जाएगा कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अफ्रीका, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख लेंगे, और ये छोटे छोटे होन्शुर होकुंडू द्वीप है यहाँ पर, और ये सब महासागर है। ये महासागर कौन सा है बता सकते हो तुम लोग, ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, और यह क्या है जी, यूरोप है। तो इसी के बीच में अटलांटिक महासागर ये था। तो एक ठो सबसे पहले नंबर में हम लोग यही पढ़े थे बच्चे कि अटलांटिक महासागर का मार्ग, उसके बाद ये प्रशांत महासागर यहाँ है, जैसे ये देख लो, ये जल ही जल है। तो यहाँ पे ये जापान है, क्या है ये, जापान, और यहाँ जापान है, और ये नीचे यहाँ पे भारत की बात करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो चीन की बात करेंगे, यहाँ आएंगे तो रसिया की बात करेंगे हम लोग, रूस, यूरोप, और समझो कि ये एशिया, ये दोनों में मिलता जुलता है। इस जापान के बाद अगर इधर हम बात करेंगे तो सीधे आ जाएंगे कहाँ, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और जापान के बीच में यहाँ पे जो मार्ग था उसी को हम प्रशांत महासागर वाला जल मार्ग बोले थे। ये उत्तरी प्रशांत में आ जाएगा, और ये उत्तरी अटलांटिक में। दक्षिण की जो बात करेंगे हम लोग, दक्षिणी प्रशांत, तो दक्षिणी प्रशांत में ये आते हैं बच्चे, जहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगापुर वगैरह हो जाएगा। इसके बीच में जो व्यापार होता है उसे हम दक्षिणी, माने समझो कि प्रशांत महासागर के रूप में हम उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो ये अभी पढ़े थे इसमें से फिर से आ जाओ, थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दिया हूँ कि कौन कौन से जल मार्ग हैं। तो इसमें से हमने सबसे पहले बताया उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग, तो मैंने बता दिया अमेरिका और यूरोप के बीच में। और इसके बाद मैंने दूसरा बताया उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, जो वैंकूवर योकोहामा को जोड़ता है, मैंने अमेरिका के वैंकूवर से लेके और जापान के योकोहामा तक को जोड़ता है, ये उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। और इसी पर दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग में हमने तुम्हें बता दिया बच्चों कि किस तरीके से वह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें से उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। तो उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग जैसे ही हम कहेंगे अफ्रीका में आ जाएंगे बच्चे। फिर से थोड़ा सा फिगर पर भी ध्यान रखते रहोगे। ये दक्षिण अफ्रीका में इसको बोलते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप। आ रहा समझ में ना, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में है। जाहिर सी बात है कि उसको जोड़ने वाले मार्ग को हम क्या बोलेंगे, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। तो कहता है कि यह मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिम यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। स्वेज नहर के खुल जाने के बाद इस मार्ग का महत्व
कम हो गया है। एक बार फिर से मानचित्र पे हम लोग आएंगे बच्चे और इसको समझेंगे। जैसे इसमें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या ध्यान से समझो, उत्तमाशा अंतरिप समुद्री मार्ग। तो फिर से यहाँ पे देख लो बच्चे, हमने बताया कि उत्तमाशा अंतरिप द्वीप यहाँ है। तो ये क्या करता है कि इधर से जो व्यापार आता है, इधर से जो व्यापारी होते हैं, इसको इधर भेजना हो, इधर भेजना हो, ये जोड़ने का काम करता है। सबका एक मूल पॉइंट होता है, ठीक है ना जी। लेकिन जैसे ही सुएज नहर बन गया, अब यहाँ से आने वाले लोग पूरा इधर मुड़कर, देख लो इधर मुड़कर अब नहीं आते हैं। अब सुएज नहर वाले सीधे भूमध्य सागर होते हुए और यहाँ से आकर और यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। तो सुएज नहर बनने के बाद से इसकी महत्ता पहले से घट गई है। समझ में आ गया तुम लोग को। और यही सुएज नहर चूँकि अब इधर से होकर ऐसे निकल जाता है सीधे, और यही जब सुएज नहर नहीं था तो यहाँ से सबको आने के लिए यूरोपीय के लोग भी इधर आते थे, ये दक्षिणी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के लोग आते थे, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो या समझो कि उधर प्रशांत महासागर की तरफ जो जाना हो वैसे लोग जाते थे। क्लियर है बच्चे। तो फिर से हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे, उत्तमाशा अंतरिप समुद्री मार्ग। तो अब आगे कहता है इसमें से भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। तो ये फिर से मैं बता दूं, ये भूमध्य सागर है बच्चे और ये हिंद महासागर है, तो इससे होते हुए ये मार्ग जा रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे कि यह संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। जहाँ पहले उत्तमाशा अंतरिप द्वीप का प्रयोग किया जाता था बच्चे, अब उस द्वीप का प्रयोग नहीं करके माने बहुत कम किया जा रहा है, और सीधे ही समझो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में, समझो कि यहाँ से होते हुए भूमध्य सागर होते हुए समझो कि ये हिंद महासागर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस मार्ग को जानेंगे कि भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग में यह संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है, जो विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से जोड़ता है। हृदय स्थल चूँकि पूरे विश्व की ये सेंटर में होते हैं, इसलिए इसको हृदय स्थल बोलते हैं। इसमें क्या क्या जुड़ता है बच्चों, तो पोर्ट सईद, अदन ये यमन में है, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर आदि इस मार्ग पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण पतन है। और ये सभी पतन को जोड़ने का काम करता है कौन, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। इस तरीके से अब थोड़ा सा अब ये समाप्त हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे तटीय नौ परिवहन क्या है। तटीय नौ परिवहन को संक्षिप्त में मैं बता दूं कि किसी भी देश के बाउंड्री सीमा पे जहाँ से तट शुरू हो जाता है, माने पानी की शुरुआत होती है, तो उसी को हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो कहता है कि तटीय नौ परिवहन लंबी तट रेखा वाले देशों के लिए एक सुगम परिवहन का साधन है। जैसे भारत की अगर हम बात करें बच्चे, तो दक्षिण भारत का टोटल हिस्सा क्या है, तटीय है, और ये लंबी तट रेखा होती है। तो वहाँ से होकर जो परिवहन होता है उसे हम तटीय नौ परिवहन के नाम से जानते हैं। और तटीय नौ परिवहन के विकास से स्थल मार्ग पर होने वाले यातायात के भीड़ को कम किया जा सकता है। माने अगर एक तरह जगह से दूसरी जगह जाना हो तो चूँकि स्थल पे बड़ी भीड़ होती है, थोड़ा सा उतर जाओ, कहाँ पे, मुंबई में उतर जाओ, थोड़ा समुद्र में, समुद्री मार्ग से पार करते हुए समझो कि कन्याकुमारी तक हम लोग तट के सहारे धीरे धीरे वहाँ तक समुद्री मार्ग से, जलीय मार्ग से जा सकते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि नौ परिवहन नहरें, काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लोगे, इतना इम्पोर्टेंट है कि दो प्रकार की नहरें मैं बताऊंगा जो जल परिवहन में माने नौ परिवहन में काम करेगा, माने नौकायान के द्वारा जहाँ जाएंगे हम लोग जहाज़ के द्वारा। एक है स्वेज नहर और दूसरा है पनामा नहर। ये दोनों नहर ऐसा है जो तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछता ही है। तो स्वेज नहर को पहले हम पढ़ लेते हैं बच्चे, और उसके बाद हम लोग पनामा नहर को पढ़ेंगे। दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट, भूलेंगे नहीं। मैं बता दिया कि एक साल अगर स्वेज नहर तो दूसरे साल पनामा नहर। और कभी कभी तो दोनों पूछ देता है, एक लॉन्ग में पूछता है, शॉर्ट में पूछेगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। तो कहता है स्वेज नहर के बारे में कि इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज माने स्वेज पतन के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। याद रखो, मैंने बताया अभी, ये देख लो यूरोप के बीच में नीचे वहाँ पे भूमध्य सागर हो गया, और भूमध्य सागर से हम जैसे ही आएंगे हिंद महासागर की तरफ तो उसी बीच में मिलेगा हमें कौन सा सागर, लाल सागर। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट
परीक्षा में बार बार पूछता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर को लिखेंगे बच्चे। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1869 ईस्वी में। मिस्र चूँकि अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में इस कोने पर स्थित है बच्चे, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे फिगर में भी, यहाँ पे इस कोने पे स्थित है। तो ये थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ हिस्सा था, तो ये पहले आने जाने का रास्ता नहीं था। फिर धीरे धीरे इसको जब काट कर इसको रास्ता बना दिया गया जो ये ब्लॉक करता था, तो इसके बाद से समझो कि सीधे भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर से लोग भूमध्य सागर में आते हैं, भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश करते हुए फिर हिंद महासागर में, अरब सागर होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। माने समझ लो कि इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अंदाज़ा लगाओ, जब दक्षिण अफ्रीका से होकर जाना पड़ता था तो महीनों लग जाता था बच्चे, लेकिन अब उत्तरी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर होते हुए अब मिस्र के उत्तर में समझो कि स्वेज नहर से होते हुए समझो कि लाल सागर में प्रवेश करके अरब सागर होते हुए हिंद महासागर में चले जाने से मात्र कितने घंटे का समय लगता है, 10 से 12 घंटे। तो काफ़ी कम समय लगता है। यह जल बंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है। मैंने इसमें कोई जल बंधक नहीं है, कहीं दिक्कत भी नहीं होती, सीधे ही जा जाता है बच्चे। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं। कितना जलयान, 100 जलयान। और उसी के साथ जानेंगे कि 1956 में मिस्र सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दी थी। तो इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बच्चे, 1956। याद रखेंगे 1869 में मिस्र के उत्तर में इसका निर्माण होता है और मिस्र ने इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया और इस तरीके से इसको सभी देशों के लिए खुले तौर पे खोल दिया गया। हाँ, लेकिन साथ में इधर से आने जाने वाले जितने भी जहाज होते हैं उसका टैक्स वसूल करता है कौन, मिस्र। याद रखेंगे इसे। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। और ये फिगर देख लो बच्चे, इस फिगर को देखने से तुम्हें पता चलता है उत्तर में है ये भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर में देख लो, और ये मिस्र है, मिस्र के बगल में यहाँ ऊपर की तरफ पोर्ट सईद और नीचे स्वेज नहर। ये पतला जलमार्ग जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, नीचे है लाल सागर और लाल सागर के ऊपर में स्वेज की खाड़ी है जहाँ पोर्ट स्वेज है। तो स्वेज नहर एक ऐसा नहर बना दिया गया जो समझो कि स्वेज नहर के द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया गया बच्चे। तो इस तरीके से इसी स्वेज नहर हम कहते हैं। और मिस्र की जब बात करेंगे तो मिस्र में कौन सी नदी बहती है बच्चे, नील नदी। और इसी नील नदी के दाहिने हिस्से में समझो कि लाल सागर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है, स्वेज नहर, जो पोर्ट सईद को पोर्ट स्वेज से जोड़ देता है और हमारे दूरी को काफ़ी कम कर देता है। तो इस तरीके से हुआ हमारा स्वेज नहर का दृश्य, तुम फिगर में देख सकते हो बच्चे। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पनामा नहर। पनामा नहर को भी जानेंगे हम लोग। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी जानेंगे। अभी हम लोग जो पढ़े थे स्वेज नहर, वह भूमध्य सागर को किससे जोड़ रहा था, लाल सागर से। लेकिन पनामा नहर जो है 1914 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, इसको बनाया जाता है और यह अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। तो ये देख लो, यहाँ अटलांटिक महासागर हो गया और उधर क्या है, प्रशांत महासागर, बीच के जगह को ही क्या करेगा, ये जोड़ेगा। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर माने दक्षिण एवं कोलोन उत्तर पूर्व के बीच यूएसए के द्वारा किया गया। माने एक बार इसका जगह देख लो बच्चे, ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों के बीच में जगह देख रहे हो तुम लोग, तो वहीं इसके बीच से मतलब ये नगर निकला हुआ है बच्चे। कहते हैं यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है, जिसमें दोनों तरफ 3-3 लॉक प्रणाली है, जिसके द्वारा पर्वतीय भूमि को पार किया जाता है। मैंने इसके बीच में पर्वतीय भूमि होगा, लेकिन पर्वतीय भूमि के बगल में ही जगह को काट कर और वहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए क्या किया है, एक पतला नहर बना दिया गया है। तो इस प्रकार कहते हैं इस नहर के बन जाने से समुद्री मार्ग द्वारा न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी लगभग
1300,000 किलोमीटर कम हो गई है। तो इस तरीके से इतना याद रखेंगे हम लोग। कहते हैं फिर भी इस नहर का आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है, माने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तो कौन सा? सुएज नहर। तो इस तरीके से जहाँ हम फिगर देखते हैं बच्चे कि पनामा नहर की बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में ये जो जगह है इसको काट कर यहाँ बनाया गया है बच्चे, याद रखेंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका के हिस्से में अगर बात करेंगे तो वहाँ के निकारागुआ के नीचे आएंगे तो कोस्टारिका है, कोस्टारिका के नीचे जब आएंगे तो वहाँ के भूमि को काट कर और समझो कि प्रशांत महासागर से और समझो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित है, याद रखेंगे। प्रशांत महासागर ये फिगर में यहाँ भी देख सकते हो तुम लोग, यहाँ से अटलांटिक महासागर का एक जगह है कोलोन, वहाँ से होते हुए ये पनामा नगर तक जाता है, पनामा की खाड़ी तक जाता है। तो इस तरीके से इसको ठीक से समझ लेते हो बच्चे। और यहाँ अगर तुम्हें पनामा में अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर से थोड़ा यहाँ मैं बता दूँ। फिर से यहाँ पे आते हैं हम लोग कि जहाँ ये बात करते हैं ये है हमारा अटलांटिक महासागर और यह उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इस दोनों के बीच में यह जो जगह है ना, ये पतला सा ये मार की तरह ये माने समझो कि ये सटा हुआ था करीब करीब। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे काट कर और इसको दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और इसे ही हम पढ़ेंगे कौन सा, पनामा नहर के तौर पे। तो इस तरीके से हमारा ये पनामा नहर कंप्लीट होता है बच्चों। तो नेक्स्ट में अब हम आते हैं कि इसके आंतरिक जलमार्ग, थोड़ा ये भी पढ़ ले कि आंतरिक जलमार्ग में क्या क्या आता है। तो कहता है कि नदियों, झीलों तथा नहरों का प्रयोग करने वाले जलमार्ग को आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। अभी तो हम पढ़ रहे थे महासागरों को जोड़ने के लिए, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने के लिए, एक महासागर को दूसरे महासागर को जोड़ने के लिए, जिसे महासागरीय जलमार्ग बोले थे। अब हम क्या बोलेंगे, देश के अंदर जो नदी है, झील है, नहर है, इसका भी प्रयोग करके हम लोग जलमार्ग का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे राइन नदी जलमार्ग, ये अलग अलग हर एक देश की अलग अलग नदियां होंगी और उन नदियों को हम पढ़ेंगे। तो विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग में हम पढ़ेंगे राइन जलमार्ग। राइन नदी नीदरलैंड और जर्मनी से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होगी बच्चे, नीदरलैंड और जर्मनी से। तो इस तरीके से अब पढ़ेंगे कि राइन नदी जलमार्ग के निम्नलिखित लाभ है। पहला, यह नदी नीदरलैंड में रोटरडम से और लेकर माने रोटरडम से बेसल तक, माने रोटरडम से लेकर कहाँ तक, बेसल तक 700 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है। माने नीदरलैंड से लेकर और जर्मनी के बीच में यह समझो कि ये मार्ग है। यह नदी एक कोयला संपन्न और औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होती है। माने इस नदी में समझो कि जो जल मार्ग चलते हैं किससे चलेंगे बच्चे, कोयला संपन्न और औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होती है। माने कोयला वगैरह से लेकर वहाँ के जो नौकायान वगैरह होते हैं, जल वगैरह होते हैं, उसको जो चलाए जाते हैं। कहता है कि इसमें कह रहा है कि डसलडोर्फ इस नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। याद रखेंगे कौन सा पतन है, इसे ग्लसडोर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो इस नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। रूर नदी पूर्व में आकर इस नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से रूर नदी की बात करेंगे या राइन नदी की बात करेंगे तो दोनों इस क्षेत्र में पड़ते हैं बच्चे। और यह आंतरिक जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जलमार्ग है। एक बार फिर से मैं बताता हूं बच्चे कि यह थोड़ा सा फिगर पे फिर से आते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देख लो इस जलमार्ग का। यहाँ पे यूरोप में ये जो जगह है बच्चे, यहाँ पे फ्रांस है, याद रखेंगे, और यहाँ पे पुर्तगाल है और नीचे क्या है, स्पेन है। यहाँ पे आएंगे तो अंगूठे की तरह बना हुआ है, यह डेनमार्क है, इसी के बगल में इसी को नीदरलैंड है, और यहाँ पे क्या है, जर्मनी है। कौन जगह, जर्मनी। इसी जर्मनी और ये नीदरलैंड के बीच में ये जोड़ने वाली एक जो नहर है, माने जो जलमार्ग है, उसी को हम आंतरिक जलमार्ग के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बीच में एक नदी बहती है
कौन सी नदी? राइन नदी। तो इसी राइन नदी को हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि राइन नदी। तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे डैन्यूब नदी। दूसरा नदी कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डैन्यूब नदी पे बनने वाला जलमार्ग, जिसे डैन्यूब जलमार्ग के नाम से हम जानते हैं। यह नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में होती हुई पूर्व की ओर बहती है। कहता है कि टारना सेवरिन तक ये नौकायान योग्य है। यह नदी जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। माने यूरोप की बात करें तो पूर्वी यूरोप की बात करेंगे, पूर्वी यूरोप में जहाँ रसिया वगैरह सब आएंगे तो वहाँ पे बहने वाली यह नदी है। तो इस मार्ग से निर्यात किए जाने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन है? तो गेहूँ है, और उसके बाद मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। अब यहाँ पे देखो फिगर यहाँ पे दे दिया गया है बच्चे कि फिगर से तुम देख रहे हो, हमने बताया था कि नीदरलैंड और जर्मनी के बीच में राइन नदी बहती है, जो यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो स्विट्ज़रलैंड की तरफ आकर मिलेगी, ठीक है ना। और उसी प्रकार डैन्यूब नदी की बात करेंगे तो यह रसिया के हिस्से से में समझ लो और से होते हुए आज जर्मनी को ये जोड़ने वाली नदी होगी। तो राइन नदी, डैन्यूब नदी दोनों मिलती जुलती आसपास की नदियां हैं, इसे याद रखेंगे। बीच में इधर काला सागर दिखाई दे रहा है, ऊपर मास्को में वोल्गा नदी है। रूस के मास्को में कौन सी नदी पड़ेगी? वोल्गा नदी। और रूस के पश्चिमी हिस्से में और जर्मनी के पूर्वी हिस्से में नदी बहेगी कौन? डैन्यूब नदी। और नीदरलैंड और जर्मनी से होकर स्विट्ज़रलैंड तक जो नदी जाएगी उससे हम क्या बोलेंगे? राइन नदी। तो तीनों नदियों को हमने यहाँ फिगर में दिखा दिया है। जैसे कैस्पियन सागर और काला सागर, दोनों सागर में मास्को से निकलने वाली आने वाली ये नदी वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर और काला सागर से जुड़ जाती है। तो इसे याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि उसी नदी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फिगर में हमने तुम्हें राइन का जलमार्ग, डैन्यूब का जलमार्ग तथा वोल्गा नदी का जलमार्ग तीनों यहाँ पे दिखा दिया। ये हमारा राइन नदी का जलमार्ग हो गया, दूसरा ये डैन्यूब नदी का जलमार्ग हो गया, और तीसरा वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि वोल्गा नदी जलमार्ग। यह नदी जलमार्ग रूस में है। वोल्गा नदी किस देश में है? रूस में है। डैन्यूब नदी किस देश में है? तो ये पूर्वी यूरोप में है। याद रखेंगे कहाँ? पूर्वी यूरोप, जो रूस के पश्चिम की तरफ है। और समझो कि जर्मनी के बाद पोलैंड से सटे हुए नीचे आएंगे तो वहाँ मिलेगा तुम्हें। तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं वोल्गा नदी जलमार्ग को कि यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। याद रखेंगे कौन सागर में मिलती है? कैस्पियन सागर में। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। तो कहाँ कहाँ की इसको जोड़ती है ये देख लेंगे हम लोग। अब अगला जो जलमार्ग है उससे कहते हैं मिसिसिपी जलमार्ग। तो मिसिसिपी, इसमें जलमार्ग के बारे में पढ़ेंगे कि यह जलमार्ग मिसिसिपी नदी पर स्थित है जो अमेरिका में है। मिसिसिपी नदी किस देश में है? किस नदी, कौन सी नदी विश्व के किस देश में है, ये दिमाग में रखे रहना है। तो मिसिसिपी नदी किस देश में है बच्चे? गंगा नदी किस देश में है? भारत में है। वोल्गा नदी किस देश में है? रूस में है। इतना दिमाग में बैठा है सब। तो मिसिसिपी जलमार्ग की बात करेंगे तो अमेरिका की बात करेंगे हम बच्चे। यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। माने ये देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर ये जलमार्ग है, जो समझ लो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को किससे जोड़ देगा? मैक्सिको की खाड़ी से। ये देख लो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है बच्चे, आ रहे समझ में ना। तो कहता है कि यह जलमार्ग, माने इस जलमार्ग द्वारा बड़े मालवाहक स्टीमर जिसमें मिनियापोलिस तक आ जा सकते हैं। माने समझो कि एक बहुत बड़ा जल मार्ग में बहने वाला जो मालवाहक स्टीमर है जिसका नाम क्या है? मिनियापोलिस, वो भी समझो कि इसमें आ जा सकता है। इतना बड़ा इसका आंतरिक क्षेत्र के होने के बावजूद भी इसकी चौड़ाई है। तो इस तरीके से हमारा जल मार्ग समाप्त होता है। अब एक टॉपिक बचा है हमारा वायु परिवहन, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।